राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा विशेष का। मानसून की बारिश ने हरियाणा में इस वक्त अपना कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश की हर एक नदी नाले उफान पर हैं। नदियां सब कुछ तबाह और बर्बाद करने को आतुर हैं। नदियों में खतरे के निशान बारिश के पानी में गायब हो चुके हैं। खेतों में फसलें बारिश के पानी के चलते बर्बाद होने की कगार पर हैं, तो शहरों की सड़कों पर सैलाब आया है। गुरुग्राम में तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मंदिरों के रास्तों से लेकर अंडरपास में बारिश के पानी ने अपना डेरा डाल दिया है। ऐसे में प्रशासन को मजबूरी में इन अंडरपास को लोगों के लिए बंद करना पड़ा है। तो फरीदाबाद जैसे स्मार्ट सिटी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अंबाला से, जहां बारिश का कहर किस तरह से नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अंबाला में सड़कों का तो नामो निशान ही मिट चुका है। हर तरफ सिर्फ जल सैलाब नजर आ रहा है। और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम बस स्टैंड की है, दूसरी तस्वीर शीतला माता मंदिर रोड की है, तीसरी तस्वीर अंडरपास की है। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। बस स्टैंड रोड जलमग्न हो चुका है। शीतला माता मंदिर रोड पर भी 2 से 3 फुट तक पानी भर चुका है। यमुनानगर से ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें। यमुनानगर की सड़कों पर किस तरह से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, यह आप यहां पर देख सकते हैं। गांव में भी पानी घुस चुका है और शमशान घाट में नदी का पानी घुसने की वजह से शमशान घाट भी टूट चुका है। कुरुक्षेत्र, सिरसा और यमुनानगर से ये और तस्वीरें सामने आई हैं। मारकंडा नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में, घग्गर नदी और यमुना नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं खतरे के निशान को पार कर चुका है। मारकंडा नदी में इस वक्त उफान है। घग्गर नदी में बढ़ते पानी की वजह से लोगों के घरों और खेतों में भी पानी भर रहा है। तो वहीं हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3,29,000 क्यूसेक पानी का असर अब फरीदाबाद की सीमा में भी यमुना में दिखाई देना शुरू हो गया है। दिल्ली से सटे बसंतपुर इलाके की कॉलोनी में घरों तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से अब कॉलोनी के लोगों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में तमाम लोगों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसमें लोग रहने के साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि कल सुबह 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका 48 घंटे बाद फरीदाबाद की सीमा में असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो 86,000 क्यूसेक पानी ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया है। और उसकी आपको तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से देखिए, ये बसंतपुर का इलाका है जो पूरे तरह कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। काफी मकान पानी के अंदर आ चुके हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी इन तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोला गया था। बाकायदा इनके लिए कैंप, जो राहत शिविर हैं, वो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। क्योंकि अगर जल स्तर और लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो ज्यादा नुकसान होने की आशंका के देखते हुए ही प्रशासन अलर्ट पर है। बाकायदा तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ में जो एसडीएम है वो यहाँ खुद निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और आप देखेंगे जिस तरह से, अगर सामने की तस्वीरों में देखेंगे तो ये तमाम जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये नोएडा के हिस्सा है, लेकिन बीच से यमुना बह रही है। और यमुना के इधर के जो पानी आप देख रहे हैं तमाम कॉलोनी में, ये फरीदाबाद की बसंतपुर इलाके का एरिया है। और न केवल बसंतपुर बल्कि यमुना से सटे तलहटी के एरिया में जितने भी गांव हैं, करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में पानी पहुंच चुका है और सब्जी की फसल के साथ साथ में जो ज्वार बाजरा उनकी तरफ से बोया गया था वहां तक पानी पहुंचा है। लेकिन अब जब 3,30,000 क्यूसेक पानी
3,30,000 क्यूसेक पानी अगर यहाँ पहुंचता है तो इसका और भी ज्यादा असर फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इसी के चलते तमाम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के आदेश दिए गए हैं, बाकायदा मुनादी कराई गई है, क्योंकि नुकसान बड़ा हो सकता है, आबादी का इलाका है और ऐसे में इन्हें बचाने की जिम्मेदारी, चूंकि अगर हम जिक्र पीछे बीते साल का भी करें तो 2023 में 3,72,000 पानी ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया था और इससे भी ज्यादा पानी यहाँ दिखाई दिया था और बाकायदा कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। और इसी तमाम चीजों से बचने के लिए इस बार प्रशासन की कोशिश यही है कि पहले ही तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, राहत शिविर में पहुंचा दिया जाए ताकि किसी को जनहानि ना हो और अगर कोई नुकसान किसी का ना हो। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और न केवल इस कॉलोनी का, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि यमुना से सटे पलवल तक के करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां खेतों में पानी पहुंचता है और आबादी तक भी पानी पहुंच जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सतर्कता प्रशासन की तरफ से भी बरती जा रही है, लोगों को भी आगाह किया जा रहा, बाकायदा मुनादी कराई गई और मुनादी के बाद में अगर फिर भी कोई अगर व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ता है तो उनको जबरदस्ती वहां से बाहर निकालने की भी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कल सुबह तक और भी ज्यादा जल स्तर यमुना का बढ़ सकता है और जिससे फिर बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसी से बचने के लिए ये तमाम कोशिशें प्रशासन कर रहा है और आप साफ तौर से देखेंगे तो अगर दूसरे इलाके में भी अगर देखें तो ये इधर एक तरफ जहां दिल्ली है तो दूसरी तरफ नोएडा है, तो इधर इस साइड में फरीदाबाद है और ऐसे में इन तमाम चीजों की कोशिश यही है कि यहाँ से बचाव किया जाए और तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फरीदाबाद से गुरुग्राम के बस स्टैंड पर भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। शहर के बस स्टैंड से लेकर मुख्य रास्तों तक 3 से 4 फीट तक पानी जमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में आने वाले कुछ समय में और ज्यादा बादल बरस सकते हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो गुरुग्राम में अभी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जो गुरुग्राम की सड़कें हैं वो तालाब बनती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम का जो प्रशासन है उसकी पोल इस तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार दावे किए जाते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल गुरुग्राम की सड़कों का दौरा भी करते हैं, गुरुग्राम के अधिकारियों से बात भी करते हैं और बताते हैं कि गुरुग्राम में कम से कम 1 घंटा तो लगता है समय, मतलब 1 घंटे का समय लगता है पानी को निकलने में, लेकिन वहीं बारिश के बाद लगभग 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं। आप देख सकते हैं गुरुग्राम का ये वो बस स्टैंड जाता हुआ रोड है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो अंडरपास है जो करोड़ों की लागत से लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, जो लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था कि लोग यहाँ से जाएंगे और इस अंडरपास को यूज कर आसानी से बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज देखा जाए तो बरसात के चलते वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कि आम लोग अब इस अंडरपास के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंडरपास के अंदर पूरा का पूरा जो अंडरपास है वो पूरा का पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक की अगर बात करें, क्योंकि यातायात पे फर्क तो सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं स्लो जरूर हो चुका है और अब देखना ये है कि कितनी देर में प्रशासन जो है वो यहाँ पर अब इन जलभराव की जो स्थिति जो पैदा हो रही है इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करता है। यहाँ पे कुछ लोगों से अगर हम बात करने की कोशिश करें, क्या आप इस अंडरपास के अंदर क्यों खड़े हैं? बरसात हो रहा है इसलिए। लेकिन क्या अंदर ये बंद क्यों कर दिया गया? बंद पानी जाने के लिए। पानी भरा हुआ अंदर? पानी भरा हुआ अंदर। तो कहाँ से आए हैं आप? कहाँ जा रहे थे? राजस्थान से आए थे, दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तो आज गुरुग्राम में फंस गए आप? गुरुग्राम में फंस गए। आप देख सकते हैं कि लोगों की जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं वो जाहिर कर रहे हैं कि आज राजस्थान से आए थे और दिल्ली जाने का उनका प्लान था, लेकिन अगर देखा जाए तो आज गुरुग्राम में बारिश और जलभराव के कारण जो लोग हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वही ना, अब आपको गुरुग्राम के अंडरपास दिखाते हैं जहां पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। बरसात के चलते हुए जल भराव के कारण गुरुग्राम में कई अंडरपास और सर्विस लेन को भी
प्रशासन को बंद करना पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर। राजीव चौक के नजदीक जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, राजीव चौक के नजदीक ये सेक्टर 38 का अगर बात की जाए तो अंडरपास है। आपको दिखाना चाहेंगे ये सेक्टर 38 का अंडरपास है जो कि राजीव चौक पर दिल्ली जाने के लिए ये अंडरपास का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बरसात के चलते जल भराव की ऐसी स्थिति है कि इस अंडरपास में भी जल भर गया है, यानी कि जल भराव हो गया है, पानी भर गया है, जिसके चलते फिलहाल इस अंडरपास को ट्रैफिक के आवाजाही के लिए बंद किया गया है। ये गुरुग्राम के राजीव चौक, दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक पर ही ये सेक्टर 38 का ये अंडरपास है जो कि गुरुग्राम के बख्तावर चौक, मेदांता अस्पताल होते हुए जो लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पर जब आते हैं दिल्ली जाने के लिए या जयपुर जाने के लिए तो उन्हें इस अंडरपास का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस अंडरपास में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी भर गया है और लगातार जो हाईवे का जो पानी है वो पाइपों के माध्यम से अलग अलग जो है इस एक्सप्रेसवे के नजदीक इस अंडरपास में आ रहा है, जिसके चलते फिलहाल कुछ ऐसे अंडरपास हैं जिन्हें बंद किया गया है। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, चाहे ये गुरुग्राम का ये राजीव चौक का ये अंडरपास हो, इसके अलावा तस्वीरों में आपने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके से अतुल कटारिया चौक का जो अंडरपास है वहां पर भी जल भराव हो जाता है। कई ऐसे एक्सप्रेसवे के नजदीक जो अंडरपास है जहां पानी भर जाता है, जिसके चलते प्रशासन को एहतियाती निर्णय लेना पड़ता है। उसी में एक ये अंडरपास है जिसमें अंडरपास के अंदर पानी भर जाने के कारण इस अंडरपास को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे ये रास्ता है जो कि अगर बात करें यहाँ से ट्रैफिक अंदर आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा इस अंडरपास की शुरुआत में ही बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग ताकि कोई वाहन वहां पर ना आ सके। और क्योंकि वहां इसके अंदर अंडरपास के अंदर जल भराव की स्थिति है, पानी भरा हुआ है और ऐसे में एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि कोई गाड़ी अब इस अंडरपास से नहीं जा सकती है, पानी पूरा भरा हुआ है, इसलिए इस अंडरपास को बंद किया गया है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंदर के साथ दीपक शर्मा, गुरुग्राम। सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सीएम की अध्यक्षता में 315 करोड़ की व्यापक योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में 54 परियोजनाएं लागू होंगी, जिनमें 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की रिमॉडलिंग शामिल है। इस कदम से किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा, भूजल स्तर पर दबाव कम होगा और कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो 315 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी मिली है। सिंचाई व्यवस्था की मजबूती के लिए यह मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 54 परियोजनाएं लागू होंगी। सीएम नायब सैनी ने योजनाओं को मंजूरी दी है। खासतौर पर सिंचाई व्यवस्था की मंजूरी के मजबूती के लिए यह मंजूरी दी गई है। 30 कैनाल का पुनर्वास किया जाएगा और 24 कैनाल की रिमॉडलिंग भी शामिल है। सिंचाई व्यवस्था की मजबूती के लिए यह मंजूरी दी गई है। 30 कैनाल की 24 कैनाल की होगी रिमॉडलिंग। तो वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में जानकारी दी है कि हरियाणा पंजाब में अगले 48 घंटे तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। जहां पंजाब में रेड अलर्ट है तो वहीं हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और 48 घंटों के बाद हरियाणा में येलो अलर्ट मॉनसून के लिए रहने वाला है। वहीं इसके बाद 4 से 5 दिनों तक बरसात से थोड़ी राहत मिलेगी और उसके बाद 8 तारीख के नजदीक मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होगा। उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ की तरह हालात बने हुए हैं। चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ में भी लगातार सुखना लेक के जो फ्लड गेट्स हैं वो खोलने पड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि जो वाटर है वो डेंजर लेवल तक पहुंच रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या अभी फिलहाल स्टेटस है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का? आने वाले कितने दिनों तक बारिश से जो राहत है वो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है? देखिए, बारिश तो हम सबको पता है कि एक्सेस हो रही है पंजाब हरियाणा में। लगभग पंजाब तो 50% के पास एक्सेस आ गया है और हरियाणा 38 के आसपास। 48 आवर तो अभी ये सिचुएशन बनी रहेगी जिस तरह की बारिशें। रेड अलर्ट हमने पंजाब में 9 जिलों में रखा हुआ है आज, और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट हमने लगभग सभी जिलों में रखा है।
लेकिन कल से जो है ये लग रहा है कि पंजाब में कुछ कमी आएगी बारिशों में, और दोपहर बाद या आफ्टरनून में हरियाणा विल कंटिन्यू लाइक दैट। उसके बाद फिर 4 तारीख के बाद फिर जो है ओवरऑल कमी आ जाएगी रेनफॉल एक्टिविटी में। तो अब जो है ये लग रहा है कि अगले 48 आवर बाद जो है मानसून में भी कमी आएगी, और जो कैचमेंट्स में बारिशें हो रही हैं जो हमें यहाँ पे पंजाब हरियाणा में एक्टिविटी बढ़ा रही हैं, वहाँ भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कमी आएगी। सर ये जो एक्सेस बारिश जो हो रही है ये लगातार, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उस वजह से भी जो पानी है वो लगातार पंजाब हरियाणा और नीचे बाकी के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता ये है कि पानी जो है अगर पंजाब हरियाणा में भी लगातार बारिशें तेज़ बारिशें हो रही हैं और हिमाचल और ऊपर कैचमेंट में भी बारिशें हो रही हैं, तो और मुश्किल स्थिति हो जाती है। उसमें ये होता है कि एक तो यहाँ पानी हो रहा है इकट्ठा हमारे यहाँ पे, और दूसरे फिर ऊपर से अगर लगातार बारिशें वहाँ भी कंटिन्यूस हो रही हैं, रिजर्वायर में पानी बढ़ेगा, फिर डैम्स में पानी आ जाएगा, और न केवल इतना, छोटे छोटे रिवलेट्स होते हैं वो भी उफान पे आ जाते हैं। रेनफॉल इस बार जो हुई है इसने कई रिकॉर्ड भी जो हैं वो दर्ज किए हैं। क्या रिकॉर्ड्स हैं, कितने समय के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस बार की बारिशों में? मानसून बड़ी अलग है, क्योंकि अगर मैं मानसून पिछले 33 ईयर से देख रहा हूँ, ये जो मानसून है बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है। इस बार कोई ब्रेक मानसून जैसी स्थिति नहीं देखी है हमने, और कंटिन्यूस होने के साथ साथ एक ये भी रहा कि जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं उसके एपिसोड बहुत ज़्यादा हैं इस साल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मानसून फीचर इस साल रहे हैं वो शुरू से ही काफ़ी फेवरेबल हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या विभाग की ओर से एडवाइजरीज जो हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, क्या एडवाइजरीज वेदर डिपार्टमेंट ने जारी की? हमारे यहाँ से तो क्या क्या इम्पैक्ट जो हो सकते हैं इस तरह की हालात के, वो बड़ा रेगुलर जा रहा है, और जो हमारे नाउकास्ट अलर्ट्स हैं वो बड़े रेगुलर्स हैं। जितने भी हमारे चैनल्स हैं हमारी तरफ से, चाहे वो टेलीविज़न के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए है, या चाहे फिर हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक जो है एक्स पे या व्हाटएवर, सब पे हमारा बड़ा रेगुलर हमारा इसका डिसेमिनेशन हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मौसम विभाग के निदेशक बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों तक लगभग मौसम जो है वो ऐसे रहने वाला है। उसके बाद थोड़ी गिरावट जो है वो मानसून है थोड़ा सा पीछे हटेगा, लेकिन उसके बाद 8-9 तारीख के आसपास एक बार फिर से जो मानसून है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर से बरसात जो है वो कुछ इस तरह ही रहेगी। कैमरा पर्सन जतन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। वहीं प्रदेश में बारिश के बाद हुए जलभराव की स्थिति को लेकर कैबिनेट मंत्री ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इस दौरान कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार और सीएम सैनी बारिश के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बेदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना सही नहीं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। प्रदेश में जो इस वक्त बारिश से, बरसात से हालात बने हुए हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सर, हमने देखा कल आप भी खुद फील्ड में उतरे हुए थे, जो बाढ़ग्रस्त या जहां पर दिक्कतें आई हैं उन इलाकों का दौरा कर रहे थे। काफ़ी मुश्किलें सर फील्ड पर लोगों को इस वक्त हो रही है। जल जमाव की स्थिति जो है वो हरियाणा में कई जगह बनी हुई। देखिए, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट में बारिश हमेशा से ही नुकसान दे रही है, क्योंकि जून जुलाई और अगस्त का फर्स्ट वीक तो बरसात हो जाए तो वो एडजस्टेबल है, ज़रूरत भी होती है किसान को भी। अब सभी नदी नाले ऊपर पहाड़ में भयंकर बारिश के कारण वहाँ पर तो जो जान माल का नुकसान हो ही रहा है, परंतु हमारे जितने भी फ्लड गेट्स हैं या हमारा स्टोरेज ऑफ वाटर्स है वो सारा ओवरफ्लो है। चाहे वो भाखड़ा ब्यास गोविंद सागर की बात है, चाहे हमारे यमुनानगर के अंदर भी अतनी कुंड बैराज है, इसी प्रकार से हमारा काला आम और ये सारा पोर्शन जो मार्कंडे नदी का और गग्गर नदी का पोर्शन है सारा। अब लगातार बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश ने पूरा जनजीवन प्रभावित किया है। पंजाब के तो लगभग 12 से 14 जिले मेरे को लगता है कि बहुत बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं।
आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि सरकार क्या क्या एहतियात बरत रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार जो है वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रही है, और जो समय रहते जो गड्ढे भरे जाने थे, सड़कें बनाई जानी थी, या जाम जैसी स्थिति ना बने, वाटर लॉगिंग को लेकर पहले से ही जो नाले वगैरह हैं उनकी सफाई हो जाए, ड्रेन्स क्लीन हो जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समय रहते नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार जो है वो फेल हो। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। अब ये राजनीति करने का समय नहीं है, और पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है। जो बाढ़ आती है या किस प्रकार की स्थिति बनती है तो वो ना तो सत्ता पक्ष को देखती है ना विपक्ष को देखती है। आज हमने हरियाणा प्रदेश के जनमानस को और किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, दुकानदार को, नौकरी पेशा सभी लोगों के लिए राहत की शुरुआत करने की बात है। और रही जो विपक्ष में आज हैं, वो जब सत्ता पक्ष में थे तो परिस्थितियां उनके टाइम में भी ऐसी हुई। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के टाइम में भी बहुत भयंकर बाढ़ आई, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत भयंकर बाढ़ आई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, हरियाणा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार की परिस्थिति हुड्डा जी के टाइम में, चौटाला जी के टाइम में बनती रही है, ये कोई बात नहीं है। परंतु उनके ये कहने से कि सरकार ने मैनेजमेंट ठीक नहीं किया या डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा, ये कोई बात का जवाब बनता नहीं। जब इस प्रकार से बेइंतहा बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे? ये आफ्ता है, विपदा है, सभी को हमने मिलजुल कर इसको संभालना है और अपने लोगों को हौसला देना है। राजनीति करने के टाइम अब राजनीति करके गए तो हैं विधानसभा में, तब तो मैदान छोड़ के भाग गए थे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे रेस्क्यू टीम्स हों, चाहे जो फील्ड ऑफिसर्स हों, उन सभी को फील्ड में रहने के लिए अपनी जो तैनाती है, मुस्तैदी है, वो रखने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वही उन्होंने कहा है कि एक प्राकृतिक आपदा है और जब ये आती है तो इसके मैनेजमेंट में थोड़ा समय जो है वो लगता है, और सरकार और मुख्यमंत्री खुद सारी परिस्थितियों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो वहीं करनाल में देश भर से करीब 70 नगर निगम के मेयर की बैठक आयोजित हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में शिरकत की है। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि आगामी दिनों में किस तरह से और ज्यादा बेहतर काम किया जाए उस पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा, पंजाब समेत उत्तरी राज्य में पिछले काफी दिनों से बारिश हो रही है और बारिश से बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। करीब 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर को हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने सब लोगों का दायित्व बनता है, चाहे संस्था हो या आम जनता, सहायता के लिए आगे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं, इनमें पिछले काफी समय से वर्षा काफी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है। और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है। और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी एनजीओ उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है। और आज हरियाणा सरकार की ओर से तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज भेजने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बारिश के बाद बदले हालातों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रशासन अपना काम कर रहा है और गुरुग्राम में तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। आप सबको ध्यान होगा कि इसी लोकसभा के सत्र में, मॉनसून सेशन में, यानी कि 7 अगस्त को मैंने एक प्रश्न पूछा था शहरी कार्य आवासन मंत्री खट्टर साहब से कि गुड़गांव की जो नरकीय स्थिति है, कहीं जाम का सामना करना पड़ रहा है, कहीं वाटर लॉगिंग का, जल भराव का सामना करना पड़ रहा है गुड़गांव वासियों को, कहीं कूड़े कचरे का सामना करना पड़ रहा है, सफाई व्यवस्था गुड़गांव की सारी
चरमराई हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। गुड़गांव की नरकीय स्थिति के लिए सरकार क्या कर रही है? गुरुग्राम नहीं, गुरुग्राम को गुरुजाम बना दिया इन्होंने। जो मिलेनियम सिटी हमारे समय बनी थी, जिसकी पहचान विश्व स्तर पे हुई थी, उस मिलेनियम सिटी को सिंक सिटी बना दिया। बारिश आते ही डूब जाती है और लोग डूब जाते हैं। उसको सिंक सिटी बना दी। जो साइबर सिटी, गुड़गांव साइबर हब के रूप में, साइबर सिटी के रूप में दुनिया में पहचान बनी थी, उसको क्राइम। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने पीएम की मां को लेकर हुई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोकराज से चलता है। जो मर्यादाहीनता करते हैं समाज उन्हें रिजेक्ट कर देता है। जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं उसे देश की जनता रिजेक्ट करती है। उनको रिजेक्ट करती है। इस लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है। जो मर्यादा विहीन होकर लोकतंत्र में टिप्पणियां करते हैं, भारत की जनता, विशेष तौर से बिहार जैसे संवेदनशील राज्य की जनता उनको रिजेक्ट करती है। इस घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पूरे देश की माताएं आहत हुई हैं। और बिहार में ये घटना होने के बाद जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिस प्रकार अपनी एरोगेंसी से वो इन सब चीज़ों से बचते हैं, गाली दे के आगे बढ़ जाते हैं, देश की जनता, बिहार की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, माता का स्थान भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा है और स्वयं मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी के जीवन में उनकी माँ का स्थान बहुत ही संवेदनशील और बहुत ऊंचे स्थान पर है। मुझे याद है जब वो हरियाणा के प्रभारी थे तो उनका एक पूरा भाषण इस विषय पर था, मातृत्व ही नेतृत्व है। उन्होंने लीडरशिप की क्वालिटी माँ से सीखी और देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता बने। अपनी फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं।